नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा से बड़ी खबर के साथ। टीकरी बॉर्डर रेप केस से जुड़ी यह बड़ी और अहम खबर। किसान नेता योगेंद्र यादव को नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को भी नोटिस भेजा है। पुलिस जांच में शामिल होने के लिए पहुंचा जाए, यह कहा गया है। एक आरोपी महिला आज योगेंद्र यादव से भी पूछताछ हो सकती है। और आपको साथ ही साथ यह भी बता दें कि पुलिस जांच में शामिल होने के लिए एक आरोपी महिला खुद पहुंची। आज योगेंद्र यादव से भी पूछताछ हो सकती है। पीड़िता के पति के बयान पर डीएसपी की सफाई भी सामने आई है। जी हां, पीड़िता के पिता के बयान पर डीएसपी की सफाई भी सामने आई। पिता की शिकायत पर 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। डीएसपी की तरफ से कहा गया आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें कि पीड़िता के पिता के बयान पर डीएसपी की सफाई भी सामने आई। पिता की शिकायत पर 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। डीएसपी की तरफ से कहा गया आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हालांकि 6 लोगों के नाम इस एफआईआर में और उनमें से एक आरोपी महिला खुद पूछताछ के लिए पुलिस के पास पहुंची, जबकि योगेंद्र यादव से भी आज पूछताछ हो सकती है। मुकदमा दर्ज किया गया था थाना शहर में और इसकी एसआईटी नियुक्त की गई थी जो मेरे नेतृत्व में है। इसके अंदर हमने फाइल का अवलोकन करने के बाद जो आदमी जिसके समय महिला के संपर्क में था या जो उनके साथ आए थे वहाँ से, उनको सबको बुलाने के लिए नोटिस दिया गया था। आज हमारे पास योग्यता आई है हमें जांच होने के लिए, उससे पूछताछ चल रही है। योगेंद्र यादव और कविता को भी नोटिस दिया गया था अभी, लेकिन वो नहीं आया। झज्जर से संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, इस पूरे रेप कांड में बहुत कुछ हो रहा है। सफाइयों का दौर भी चला। कल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ किसान नेता भी जुड़े, मीडिया को भी उसमें बुलाया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि नोटिस जारी किए गए हैं। एक आरोपी महिला खुद पहुंचती है और पूछताछ में शामिल होती है। योगेंद्र यादव से भी पूछताछ की बातें कही जा रही है। क्या कुछ और अपडेट्स? जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले में पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसकी अगुवाई जो है डीएसपी पवन कुमार कर रहे हैं। भागलपुर के डीएसपी हैं। आज उन्हीं के समक्ष एक आरोपी महिला पेश हुई है और जांच में शामिल होने की बात महिला की तरफ से कही गई है। पूरी जो घटनाक्रम था उस सभी के बारे में उन्होंने पुलिस को अवगत करवाया है। इतना ही नहीं, पुलिस भी ये देख रही है कि जांच में जो तथ्य निकल कर सामने आता है उसके बाद भी महिला की गिरफ्तारी पर विचार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से सवाल किया गया कि जब पिता ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था तो पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ क्यों किया। तो डीएसपी की सफाई भी सामने आई कि डीएसपी पवन कुमार का कहना है कि जो पीड़िता है उसके पिता की शिकायत पर ही 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनकी शिकायत में 6 लोगों के बाकायदा नाम मेंशन किए गए हैं, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने जो जितने भी आरोपी उन सभी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, किसान नेता योगेंद्र यादव को भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। आज योगेंद्र यादव पुलिस के समक्ष पेश हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे। साथ ही पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। 3 टीमें भी बनाई गई हैं ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। खुद जो झज्जर के एसपी हैं राजेश दुग्गल, वो भी मौके पर पहुंचे हैं, जहाँ पर उन किसानों की जो आरोपी है उनकी झोपड़ियां बना रखी थी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, उनका मुआयना भी किया है। हालांकि किसानों ने वो झोपड़ियां तोड़ दी है, वहां से ईंटें तक हटा दी है, तिरपाल वगैरह सारी चीजें वहां से हटा ली गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पीड़िता के बयान को ही आधार मानते हुए इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि जिसकी भी भी संलिप्तता होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसको जो दोषी नहीं है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो आरोपी हैं अनूप, उन्होंने कल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी सामने आए थे और जो बैकड्रॉप दिखाई दे रहा था वो ऐसा दिख रहा था कि किसान आंदोलन में ही कई बैठे हुए हैं। तो डीएसपी की टीम ने भी कई सारी जो किसानों की झोपड़ियां हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वहां पर तलाशी अभियान चलाया था, रेड की थी, लेकिन अनूप का फिलहाल कोई पता नहीं चल रहा है। हालांकि प्रारंभिक जांच में ये जरूर सामने आया है कि अनिल मलिक नाम का जो व्यक्ति था वो बंगाल से इस युवती के साथ आया था और ट्रेन में भी छेड़छाड़ की घटना की अभी फिलहाल पुष्टि जो पुलिस की तरफ से की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। प्रदीप, आपने जिक्र किया अभी अनूप का, जो कल सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया और कहा गया कि मैं निर्दोष हूं। क्या उस तक पुलिस पहुंच पाने में किसी भी तरीके से कामयाब हुई? हालांकि उसी वीडियो में वो कहता हुआ नजर आया कि वो कोविड पॉजिटिव है और ऐसे में बहुत से सवाल उठते हैं। लेकिन साथ साथ हमने कल देखा गुरनाम चडूनी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि एफआईआर के लिए
पीड़िता के पिता को हम ही लोगों ने कहा था और किसान नेताओं की वजह से ही वो एफआईआर कराई गई, उस बाबत और कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, सबसे पहले गुरनाम चुड़ोनी है किसान नेता, उन्हीं का बयान आया था और जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो पीड़िता के पिता है वो एफआईआर करवाने को तैयार नहीं थे, कि संयुक्त मोर्चा ने पहले ही कह दिया था कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो पीड़िता को न्याय दिलवा कर ही दम लेंगे। हालांकि कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजिटल माध्यम के द्वारा की हुई थी उसमें भी जो किसान नेता योगेंद्र यादव है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो पीड़िता के पिता है उन पर दबाव बनाया गया था कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए, हम आपके साथ हैं। जिसके बाद पीड़िता के जो पिता है वो आ गए हैं और एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हालांकि जो अनूप नाम का आरोपी है वो कल सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को निर्दोष बता रहा था। उसके पीछे बैकड्रॉप भी दिखाई दे रहा था कि जैसे वो किसानों की ही किसी झोपड़ी के अंदर बैठा हो। खुद को उन्होंने कोविड पॉजिटिव भी बताया है, लेकिन पुलिस ने इसके लिए रेड भी की है, काफी जगह तलाशी अभियान भी चलाया गया और 3 टीमें इस पर पूरे तरीके से काम कर रही है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि जो आरोपी हैं उन्होंने उस नोटिस को रिसीव नहीं किया है। सिर्फ एक जो महिला आरोपी है उसने उस नोटिस को रिसीव किया, योगेंद्र यादव, उन्होंने नोटिस को रिसीव करने की बात फिलहाल पुलिस ने बताई है और योगेंद्र यादव ने भी पुलिस के समक्ष अपने बयान रखने की बात कही है। फिलहाल जो डीएसपी ने जांच बताया। चलिए बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो टीकरी रेप कांड पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, यह बेहद जरूरी। दूसरी तरफ हमने देखा था कि ये आरोप भी लगाए जा रहे थे कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है, लेकिन पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। और अब एक और बड़ी खबर, ऑक्सीजन संकट पर एक्शन में हरियाणा सरकार। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हवाई जहाज से भेजे जा रहे टैंकर, 2 टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भुवनेश्वर भेजे गए। सीएम ने एयरपोर्ट चंडीगढ़ से जहाज को रवाना भी किया। वायुसेना की मदद से महामारी के खिलाफ जंग में मदद मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेना का भी आभार जताया है। सेना के सहयोग से कोविड अस्पताल तैयार हो रहे हैं। पानीपत और हिसार में 500 बेड के हॉस्पिटल बने। मैं एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़, जहाँ से एयरफोर्स के जहाज़ में 2 हमारे कैंटर भुवनेश्वर के लिए गए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, और इस ऑपरेशन को यहाँ से लोडिंग एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट में 2 टैंकर्स की हुई है उसको मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बहुत ही जिसको कहना चाहिए एक कठिन काम हमारे एयरफोर्स के जवान कर रहे हैं। एयरफोर्स का मैं इस सर्विस के लिए, लोगों की जो कोरोना के समय में जो सहायता की जा रही है ऑक्सीजन लाने के लिए, मैं इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। कोरोना की लड़ाई में WHO भारत के साथ खड़ा है। WHO एक फंड जुटा रहा है जिसमें वो भारत की मदद करेगा। इसके साथ वो भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की पड़ताल भी कर रहा है। WHO ने कहा कि इस लड़ाई में वैक्सीन अहम हथियार है और लोगों को बिना झिझक टीका जरूर लगवाना चाहिए। भारत में बढ़ते कोरोना के केस और उससे पैदा हुए हालात के बाद अब WHO ने मदद के हाथ बढ़ाए, जिसमें WHO ने भारत के लिए फंड जुटाने के लिए टुगेदर फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। Today, the WHO Foundation is launching the Together for India appeal to raise funds to support WHO's work in India, including the purchase of oxygen, personal protective equipment, and medicines. WHO मदद के हाथ बढ़ाने के साथ भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन की पड़ताल में जुटा है। WHO ने नए स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। साथ ही ये नया वेरिएंट B1617 ज्यादा संक्रामक भी पाया गया है। इसके अलावा WHO ने अपनी स्टडी में पाया कि नए वेरिएंट B1617 पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है। हालांकि WHO ने साफ किया है कि वैक्सीन इसके खिलाफ कारगर है और लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। Now is that the vaccines work, the diagnostics work, the same treatments that are used for the regular virus work, so there's really no need to change any of those, and in fact people should go ahead and get whatever vaccine is available to them and that they're eligible for.
ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया है। WHO के मुताबिक आने वाले समय में दुनिया भर में वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिलेगा, इसलिए सभी को संक्रमण रोकने से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। भारत में इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। जरूरी मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के साथ सरकार ने 18 से ऊपर की उम्र वालों का टीका भी शुरू कर दिया है और युवाओं में इस टीके को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सबके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो नॉट जस्ट फॉर जो एट रिस्क लोग हैं 45 प्लस, जो 18 to 45 जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उनके लिए भी जरूरी, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये एसेट्स हैं हमारी कंट्री की, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। आप इन्फेक्शन किसी से भी कोई भी फ्लू का इंजेक्शन लगा रहे तो भी आपको हल्का सा बुखार या दर्द होता है तो इट्स नॉट, आप डरिए मत, ये बहुत ज़रूरी है और आई थिंक इट्स गुड। हालांकि अभी भी काफी लोग इस वायरस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। ये तस्वीरें लुधियाना के सब्जी मंडी की है, जहां लोग कोरोना को लेकर पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें आपको हर शहर में देखने को मिल जाएगी, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं और रोजाना हजारों लोगों की मौत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में बेकाबू हो रहे कोरोना पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। वहीं गंगा तट में मिली लाशों पर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी लाशों पर भी सियासत कर रही है। सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर का वितरण किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। सरकार से भी ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार ने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में निकले हुए हैं और पहले टेवा में इन्होंने जो तमाम पीपी किट है, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। अब ये कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ पर कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर, तमाम जो जरूरतमंद की सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला से बात करेंगे, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सरकार भी मान रही है कि अब शहर से होता हुआ कोरोना केस गाँव के अंदर प्रवेश कर चुका है। सुरजेवाला साहब, काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केस, ना जाने कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। क्या शहर हो या गांव, कोरोना की महामारी का संकट एक काल के ग्रास की तरह पूरे समाज पर छाया है। आज ही अरोड़ा साहब ने बताया कि किस प्रकार से किरमच जो हमारा बड़ा गांव है वहां किस प्रकार से 4-5 लोगों की बुखार यानी कोरोना से मौत हुई, पर सरकार टेस्टिंग करवा ही नहीं रही। खट्टर साहब को दुष्यंत चौटाला जी बजाय अपना राजधर्म और जिम्मेवारी निभाने के वो सत्ता की अट्टालिकाओं के अंदर छुपे बैठे हैं। बजाय आज जनता में जाकर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने, आइवरमेक्टिन और रेमडेसिवियर का इंजेक्शन दिलवाने, फेबिफ्लू की गोली दिलवाने, टोसिलाजोम का इंजेक्शन दिलवाने, जिंकोविट और पैरासीटामोल का इंतजाम करवाने, वेंटिलेटर का इंतजाम करवाने, अस्पताल बेड्स का इंतजाम करवाने, उनकी बजाय सरकार नदारद है, उसकी गुमशुदगी के पर्चे लगे हैं। आज सरकार लोगों की जिंदगी से खेल रही है। सरकार, खट्टर सरकार जिम्मेवार है। इस प्रदेश के अंदर लगभग 5,500 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी, 6 लाख को कोरोना का आंकड़ा पार कर चुका। कौन जिम्मेवार है? वो 300 करोड़ रुपया जो मुख्यमंत्री ने आपदा राहत के नाम पे इकट्ठा किया था और 20,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, वो कहां गया? वो किसकी जेब में गया? फरीदाबाद के छानसा गांव में वेस्टर्न कमांड कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई है। इस हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में 100 बेड की सुविधा है। 35 महिलाएं और 65 पुरुष मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। जल्द ही 100 और बेड बढ़ाए जाएंगे, जिनका काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश की सेना हर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है और कोरोना महामारी से निपटने में सेना का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। सभी बेड के साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा है। 300 ऑक्सीजन सिलेंडर एडवांस में रखे गए हैं। अभी इस हॉस्पिटल में सेना के डॉक्टर्स ही मरीजों का इलाज करेंगे। कोविड का संकट आया है
तो हमारे देश की सेना उसमें अपना भरपूर सहयोग कर रही है। और उसी निमित्त फरीदाबाद के इस झांसा में अटल बिहारी मेडिकल हॉस्पिटल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल का आज लेवल 1 का फैसिलिटी है। ये डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनकी मदद से चलाई जाएगी। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट रेफ़र होगा वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस से नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, वो यहाँ पर रेफ़र करेंगे। और चूंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बेड्स फर्स्ट फेज़ में अवेलेबल हैं, तो इसी तरह के पेशेंट रेफ़र किए जाएंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। खबर अंबाला से, जहां पुलिस ने एक घर से 33 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं, साथ ही एक शख्स को हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम जमाखोरी के मामलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपदा के इस समय जमाखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम जहाँ पर ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ऐसे समय में जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेडिसिन में करेगा, चाहे वो सिलेंडर में करेगा या किसी और चीज़ में करेगा, तो हम उनको बख्शेंगे नहीं।